बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे फॉलिक एसिड जो है, हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पढ़े थे। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर हमने नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कैटेगरीज पढ़ी थी। ठीक है, उसके अंदर जो हिमेटोपोइटिक वाली क्लासिफिकेशन थी, उसके अंदर हमने कहा था विटामिन B12 और साथ में फॉलिक एसिड था। और मैंने साथ में बताया था कि विटामिन सी जो है ये भी हिमेटोपोइटिक आता है। तो चूंकि ये बी कॉम्प्लेक्स नहीं, इसलिए इसको सेपरेट लिखा हुआ है, लेकिन ये बी हिमेटोपोइटिक होता है। तो ये तीन अमाइनो एसिड सॉरी विटामिन जो है आपने याद रखने हैं। आपका ऐसे ही आ सकता है कि राइट द हिमेटोपोइटिक विटामिन। ठीक है, तो जस्ट आपने ये तीन नाम लिखने होंगे, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इसको विटामिन B9 भी कहा जाता है और इसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था कि ये वन कार्बन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। कैसे वन कार्बन मेटाबॉलिज्म के जितने भी वन कार्बन कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि फॉर्माइल जो है, इसमें एक कार्बन होता है। इसके अलावा जो है मिथाइल ग्रुप जो है, इसके पास एक कार्बन है। मिथाइलिन है, मिथाइलिन होता है CH2। ठीक है, तो मिथाइलिन जो है वो भी, उसको भी ये ट्रांसफर करता है। तो जितने भी वन कार्बन, इस तरह के वन कार्बन यूनिट्स होंगे, उनको ये डिफरेंट जगहों से रिसीव करेगा। जो डोनर्स होंगे जो इन कंपाउंड्स को डोनेट करते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन होती है, सीरीन है, हिस्टिडीन है, कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं अमूमन ये वन कार्बन यूनिट ट्रांसफर कर रहे होते हैं और उनके मेटाबॉलिज्म में ये वन कार्बन यूनिट बनता है और वो फॉलिक एसिड के साथ अटैच हो जाता है। और ये फॉलिक एसिड जो है फिर उस वन कार्बन यूनिट को आगे ट्रांसफर करता है। कहाँ कहाँ? कुछ नए अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस बनाने के लिए, जैसे कि प्यूरीन सिंथेसिस के अंदर। और मैंने उस दिन बताया था कि थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट जो कि यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से बनता है, तो वहां पर भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। DNA सिंथेसिस में इसका रोल होता है। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शंस हैं। फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है ना, वो नॉर्मली बहुत कम होती है हमारे यहाँ, लेकिन इसकी ज्यादा अगर इसकी डाइट के अंदर इसको ना लिया जाए तो बड़ी जल्दी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ठीक है, अब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी नॉर्मली नहीं होती, लेकिन कब होती है? जब इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो रिक्वायरमेंट इसकी कब बढ़ती है? जब वीमेंस जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं। ठीक है, तब इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लैक्टेशन के दौरान जो है इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। फिर जो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, उनके अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इन पेशेंट्स के अंदर, इन लोगों के अंदर जो है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो है वो नॉर्मल चीज है। ठीक है, और अगर आपको पता हो, अगर कभी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट वुमन हो तो उनकी कभी मेडिसिन चेक कीजिएगा। जो गायनाकोलॉजिस्ट के पास वो जब जाती हैं तो उनको आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, साथ में फॉलिक एसिड जो है इसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को। ठीक है, कभी आपका वास्ता पड़े तो आप जरूर चेक कीजिएगा कि प्रेग्नेंट वुमेन की जो मेडिकेशन होती है ना, उसके अंदर प्रेस्क्रिप्शन में या मेडिसिन के ऊपर आप देखें, नीचे केमिकल फॉर्मूले में लिखा होता है। तो फॉलेट दिया जाता है, फॉलिक एसिड, या फिर आयरन जो है वो दिया जाता है। तो वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर जो यंग वुमेन है, उनके अंदर अक्सर और बेशतर जो है फॉलिक एसिड और आयरन की डेफिशिएंसी होती है। फंक्शंस की बात करते हैं तो टेट्राहाइड्रोफोलेट, मैंने बताया था उस दिन भी, फॉलिक एसिड जो है, जब हमने विटामिन B12 पढ़ा था तो बताया था कि इसके साथ जब दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो इसको डाईहाइड्रोफोलेट कहते हैं। ठीक है, और दोबारा से जब इसकी रिडक्शन होती है, मजीद दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो टेट्राहाइड्रो मींस 4 हाइड्रोजन अटैच्ड फॉलिक एसिड, दैट इज द टेट्राहाइड्रोफोलेट, जिसको रिड्यूस्ड फोलेट भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक्टिव फॉर्म होती है जो जिसने सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, तो ये वन कार्बन यूनिट्स जो है, जैसे मिथाइल हो गया, फॉर्माइल हो गया, मिथाइलिन हो गया, मिथाइलिन मैंने बता दिया CH2 को कहते हैं, ये डोनर से लेता है। डोनर्स कौन कौन से हो सकते हैं? आपके अमाइनो एसिड्स, जिस तरह के सीरीन है आपका, ठीक है, ग्लाइसिन है, हिस्टिडीन है। ठीक है, ये जो है अपने वन कार्बन यूनिट को ट्रांसफर करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिर ये जब फॉलिक एसिड ये ग्रुप्स ले लेता है तो फिर ये आगे कहाँ देता है? तो ये अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस के में यूज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है, इनकी सिंथेसिस के लिए, जैसे कि प्यूरिन सिंथेसिस के अंदर इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं फॉलिक एसिड की, जिस तरह हमने विटामिन B12 की पढ़ी थी। अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो विटामिन B12 को हमने कहा था मिथाइल कोबैलामिन कहते हैं। अगर साइनाइड ग्रुप अटैच होता है तो उसको साइनोकोबैलामिन कहा जाता था।
ठीक है। और अगर जो है उसके साथ डीऑक्सी एडिनोसाइल ग्रुप अटैच होता था तो हमने इसको डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबैलामिन कहा। अब इसी तरह फॉलिक एसिड की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने शो नहीं की, मेरे पास पुराना एडिशन है, न्यू एडिशन के अंदर आपको मिलेगा कि अगर उसके साथ फॉर्माइल ग्रुप अटैच होता है तो फॉर्माइल ग्रुप जो है वो 10th पोजीशन पे अटैच होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। डायग्राम नहीं है यहाँ पे, पुराना एडिशन है। तो अगर तो फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो जाए टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ, उसको हम क्या नाम देते हैं, N10, मीन ये 10th पोजीशन पे अटैच है, फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो वो जो होता है वो आपका प्यूरिन सिंथेसिस की में रोल प्ले करता है। प्यूरिन की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जैसे एडेनिन गवानीन, तो उनकी सिंथेसिस में N10 फॉर्माइल वाली जो फॉर्म है वो रोल प्ले करती है। अब जो अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए, यानी मिथाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर कर दे ये टेट्राहाइड्रोफोलेट, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। मिथाइल क्यों? क्योंकि मिथाइल अटैच है, पोजीशन क्या है उसकी, 5th पोजीशन पे अटैच होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट की, तो इसलिए इसको N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कहते हैं। और वो कहाँ पर यूज होता है, ये अमाइनो एसिड सिंथेसिस के अंदर। मोर स्पेसिफिकली अगर हम जाएं तो हमने उस दिन रिएक्शन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ये देखें, होमोसिस्टीन से मिथियोनिन बनता है, तो यहाँ पर N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट था। तो बेसिकली स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कौन सा अमाइनो एसिड जो है जो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की वजह से बनता है, तो वो मिथियोनिन है, मिथियोनिन सिंथेसिस। न्यू एडिशन के अंदर यहाँ पे अमाइनो एसिड सिंथेसिस की जगह मिथियोनिन सिंथेसिस लिखा होगा। और इस फॉर्म को मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, इसको फोलिनिक एसिड भी कहा जाता है, FOLINIC, फोलिनिक एसिड भी कहा जाता है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट वाली फॉर्म जो है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ फॉर्म्स हैं। इसके अलावा मैंने एक और बताई थी जो उस दिन हमने पढ़ी थी, N5N10 मिथाइलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो ये पोजीशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको जस्ट ये पता हो कि फॉर्माइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, और मिथाइलीन ग्रुप जो है जिसको CH2 मैंने कहा था, और हमने उस दिन देखा था कि वो UMP से TMP बनाने के लिए, यानी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से थाइमीन मोनोफॉस्फेट बनाने के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट का रोल अमाइनो एसिड सिंथेसिस में भी है, प्यूरिन सिंथेसिस में भी है, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट सिंथेसिस में भी इसका रोल है। थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट सिंथेसिस में कौन सी फॉर्म यूज होती है, उस दिन हमने पढ़ी थी मिथाइलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट। और अमाइनो एसिड सिंथेसिस में कौन सी फॉर्म यूज होती है, वो हमने पढ़ी मिथियोनिन सिंथेसिस के अंदर N5 या सिंपल मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। और प्यूरिन सिंथेसिस के अंदर कौन सी फॉर्म यूज हो रही है आपके पास, दैट इज द फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज भी हमें ज़ाहिर पता होना चाहिए, हमने इसकी फंक्शंस पढ़ ली, हमने इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया। तो इसकी जो सोर्सेज हैं ये कहाँ कहाँ से आता है, तो जो लीफी और डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, मेन सोर्स इसका वेजिटेबल्स है। एक ही सोर्स है आपको न्यू एडिशन के अंदर इसका मिलेगा, लीफी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स आर द गुड सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। ठीक हो गया। कौन सा बच्चे दोबारा रिपीट करना है, जरा आप स्पेसिफिकली बताएं, सोर्सेज रिपीट करने हैं या पिछले रिएक्शंस? जी एक्स भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, मैंने सिर्फ वो बताया जो आपकी लिपन कॉर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। जब आप गूगल करते हैं तो ये सारा कुछ जो है ना आपको मिल जाता है। रिएक्शंस जी जरूर, ये रिएक्शंस मैंने अभी नहीं बताया, रिएक्शंस आपको बताता हूँ। मैंने सिर्फ ये बताया कि टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ना ये एक्टिव फॉर्म है, और एक्टिव फॉर्म जो है ये फॉर्माइल ग्रुप के साथ भी अटैच हो सकती है, यानी फॉर्माइल ग्रुप को ट्रांसफर कर सकती है। ये जो है मिथाइल ग्रुप को भी ट्रांसफर कर सकती है, ये मिथाइलीन ग्रुप को भी अटैच करके ट्रांसफर कर सकती है। तो ये जो तीनों फॉर्म्स हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट की, यानी डिफरेंट जो ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, उसकी बेसिस पे ये डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनकी सिंथेसिस में रोल प्ले कर रही है। जैसे कि अमाइनो एसिड सिंथेसिस जो है, इसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, तो हमने विटामिन B12 के अंदर इसको बड़े गौर से देखा था कि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो होमोसिस्टीन से मिथियोनिन बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो ये मिथाइल वाली फॉर्म है। दूसरी फॉर्म क्या थी, मिथाइलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो मैंने उस दिन रिएक्शंस के अंदर वो डायग्राम दिखाई थी कि जो मिथाइलीन फॉर्म होती है CH2 वाली, वो UDP जो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट था UMP, उससे थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट बनाने के लिए यूज हो रही थी आपकी मिथाइलीन वाली फॉर्म, ठीक है। और अब रहेगी तीसरी फॉर्माइल।
फॉर्माइल जो है वो कहाँ यूज होती है, वो आपकी प्यूरिन सिंथेसिस के अंदर यूज होती है। बाकी रिएक्शंस हम दोबारा से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि जो मैंने समझाया है। अब इसकी जो है जी कोई इशू नहीं है, और डायरेक्ट मैसेज ना किया करें आप, एवरीवन वाले ऑप्शन में किया करें, वो जल्दी पढ़े जाते हैं। अच्छा जी, अब इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं। ये जो रिएक्शन है 28.3 डायग्राम आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये न्यू एडिशन के अंदर 28.2 डायग्राम है, और जो न्यू एडिशन के अंदर है वो यहाँ से शुरू हो रही है फॉलिक एसिड से। उसके अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला पोर्शन है ये खत्म कर दिया गया है अब, ठीक है, ये आपको न्यू एडिशन के अंदर नहीं मिलेगा। तो इसका एक फायदा ये हुआ कि अब हमें ये रिएक्शन याद करने की जरूरत भी नहीं है, हमने जस्ट जो है ये ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कॉमन पाथवे है जस्ट ये याद करना है, जो कि हमने पढ़ ली है। लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पीछे वाला रिएक्शंस क्या है, ठीक है। तो टेरिडीन प्रिकर्सर होता है। टेरिडीन बेसिकली एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये जो है आपकी पायरिमिडीन रिंग जो है ना उससे बनता है। तो आपने जस्ट इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री है ही नहीं, तो हमने जस्ट वैसे ही याद रखना है कि टेरिडीन रिंग होती है फॉलिक एसिड के अंदर, तो टेरिडीन प्रिकर्सर है, इसके साथ रिएक्शन होता है आपकी, ये अगर आप स्ट्रक्चर याद करें तो ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक हो गया। और फंक्शनल ग्रुप के ऑपोजिट अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो वो पैरा पोजीशन पे अटैच होता है, इस पोजीशन को पैरा पोजीशन कहते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, या जिसको पाबा के नाम से हम याद करते हैं। तो टेरिडीन प्रिकर्सर प्लस पाबा और पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, इन दोनों के रिएक्शन से जो है फॉलिक एसिड बनता है, प्लस एक ग्लूटामेट अटैच होता है इसके साथ। तो एंजाइम का नाम क्या है, डाईहाइड्रोटिरोएट सिंथेटेज। तो ये एंजाइम जो है ये इसका सिंथेसिस का एंजाइम है, और ये फर्स्ट रिएक्शन है जो कि ये जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा होता है, हमारे अंदर ये नहीं होता। अगर हमारे अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता तो फिर हमें उसका क्या बेनिफिट होता, हमें इसको डाइट में ना लेना पड़ता। लेकिन उसका नुकसान क्या होता हमें, क्योंकि ये रिएक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, तो यहाँ पर हमें बड़ा क्लिनिकल रोल जो है मिलता है, हम वो ड्रग्स यूज करते हैं जो इस रिएक्शन को रोक देते हैं, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसको रोक देते हैं। तो चूंकि ये रिएक्शन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होता है, तो जब हम सल्फोनामाइड्स जो हैं, ये मेडिकेशंस हैं, ये ड्रग देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर या कोई भी इन्फेक्शन होता है हमें, तो वो ये रिएक्शन ब्लॉक कर देते हैं। अब चूंकि हम जो है क्योंकि डाइट में ले रहे होते हैं, हमारे ऊपर जो ये जो मेडिकेशन है सल्फोनामाइड्स, इसका हमारे ऊपर रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर डाईहाइड्रोटिरोएट सिंथेटेज एंजाइम ही नहीं है, और ये जो ड्रग है ये इसी एंजाइम के ऊपर एक्ट करती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो सल्फोनामाइड्स जो है जब इस रिएक्शन को ब्लॉक कर देते हैं तो फॉलिक एसिड नहीं बनता, और फॉलिक एसिड जब नहीं बनता तो क्या वो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या वो प्यूरिन सिंथेसिस कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या वो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट बना सकेंगे, डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं बना सकते वो। और अगर ये चीजें नहीं बनती तो क्या डीएनए सिंथेसिस होगी आपकी, जो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया है उसके अंदर डीएनए सिंथेसिस होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रुकेगी, तो उसका इन्फेक्शियस रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट होता है हमें। कुदरत ने क्यों ये रिएक्शन हमारे अंदर नहीं रखा, उसकी वजह हमने देख ली। और ये रिएक्शन जो है फॉलिक एसिड से आगे वाला हमारे अंदर क्यों है, क्योंकि फॉलिक एसिड हमने डाइट में लेना है, और ये जो है इस डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो है वो इसको टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है, जो कि आगे हमारे डीएनए सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये रिएक्शंस जो है इस तरह से थे, ठीक है। न्यू एडिशन के अंदर आपको ये जस्ट फॉलिक एसिड से आगे वाला रिएक्शन मिलेगा, ये पीछे वाला नहीं मिलेगा, और ना ही सल्फोनामाइड्स का जिक्र मिलेगा, लेकिन ये एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। एंजाइम्स के अंदर भी आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि सल्फोनामाइड्स आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ द फॉलिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये एंजाइम्स के हवाले से भी हमारा एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल होगी। दूसरा यहाँ पे जो है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि फॉलिक एसिड जो है इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉलिक एसिड हैविंग द 4 हाइड्रोजन्स। तो वो डायरेक्टली नहीं बनता, फॉलिक एसिड सबसे पहले जो है 2
NADPH को यूज करता है, वहां से 2 हाइड्रोजन लेता है तो बनता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की मजीद रिडक्शन होती है, 2 हाइड्रोजन मजीद उसके अंदर ऐड होते हैं तो बनता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो एंजाइम का नाम क्या होगा? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इस वजह से इसका नाम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज रखा गया है, क्योंकि पहले डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज बनता है, बाद में उसकी मजीद दोबारा से रिडक्शन होती है, फिर वो जाके टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इस एंजाइम को अगर हम ब्लॉक कर दें, ये जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है जो कि ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट है, तो इससे क्या फायदा होगा हमें? तो वो हम बात करते हैं। ये मेथोट्रेक्सेट जो है ये एंटी कैंसर जो है ड्रग है। मेथोट्रेक्सेट इज द एंटी कैंसरस ड्रग। ठीक है, कैंसर के अंदर दी जाती है। इसके अलावा जो है ये स्किन कैंसर जो होते हैं, जिसको सोरियासिस जो है वो कहा जाता है, उसके अंदर विटामिन ए भी हम पढ़ेंगे, वो भी इसमें यूज होता है, और जो मेथोट्रेक्सेट है ये भी यूज होता है। अब इशू क्या है, कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो बार बार डिवाइड कर रहे होते हैं, उनका जो डिवीजन रेट होता है ना वो बहुत हाई होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं, तो फोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनता, वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। अब जब डीएनए सिंथेसिस ही नहीं होगी, टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन रहा, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, तो क्या सेल डिवीजन होगी? तो सेल डिवीजन नहीं होगी, तो इसका मतलब हमें इसका बेनिफिट ये होगा कि हम कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर मेथोट्रेक्सेट, ये जो मेडिकेशन है जो कि इनहिबिटर है ऑफ द डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तो ये कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर यूज हो सकती है। तो ये पैराग्राफ के अंदर आपको मिलेगा कि ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है मेथोट्रेक्सेट जो है इस एंजाइम का। और ये जो है सोरियोसिस, सोरियासिस क्या होती है? ये स्किन कैंसर होते हैं। स्किन कैंसर, स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा वो रेडिश कलर के रैशेस बनते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं। रोमाटाइड आर्थराइटिस ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इसके अंदर भी वही मैकेनिज्म चल रहा होता है। न्यू प्लास्टिक डिजीजेस, न्यू प्लास्टिक भी उसी को कहते हैं जिसमें सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारी डिजीजेस जो हैं इनके अंदर हम मेथोट्रेक्सेट को एज ए एंटी कैंसर देते हैं ताकि सेल डिवीजन को ब्लॉक किया जा सके। अब इसके बाद जो है हम अनीमिया की तरफ आते हैं। अनीमिया क्या होता है? और वैसे आपके जहन में, किसी बच्चे के जहन में हो अनीमिया क्या होता है? कोई बताना सर चाहेगा? खून की कमी। हाँ, बल्कि आपके सर माइक्स खून जो है की म्यूट कमी। है। कोई नहीं, आपकी आवाज नहीं आएगी मुझे। चैट के अंदर आप बता सकते हैं, आपको म्यूट किया होगा मैंने। जी, ब्लड डेफिशिएंसी, लेस हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, न्यूट्रिएंट्स की कमी। बहुत अच्छे, सब बच्चों ने बड़ा अच्छा आंसर दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, आरबीसीज के अंदर या तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए, इसको भी अनीमिया कहते हैं। जी, खून की कमी भी इसको कहते हैं, बिल्कुल, एचबी कम हो जाए। तो मेन जो है, इसको डेफिनेशंस आपको डिफरेंट मिलेंगी डिफरेंट बुक्स के अंदर। ठीक है, फिजियोलॉजी वाले इसको कुछ डिफाइन करेंगे और बायोकेम वाले इसको मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं। तो बेसिकली जिस तरह इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए, इसको भी अनीमिया कहते हैं। वैसे ए मीन होता है नॉट, एन नॉट के लिए यूज होता है, और ईमिया ब्लड को कहते हैं। तो ब्लड डेफिशिएंसी भी इसको कहा जा सकता है, इसको हम हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी भी कहा जा सकता है। ठीक है, और इसको जो है हम आरबीसीज की डेफिशिएंसी भी कहा जा सकता है। रीजन क्या है कि क्यों हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, इसमें डेफिनेशन में इतना प्रॉब्लम क्यों है, कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? तो रीजन ये है बच्चे कि जब हीमोग्लोबिन कम होगी तो हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर होती है, तो हीमोग्लोबिन नहीं बन रही तो क्या आरबीसी बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी अल्टीमेटली जो है वो रिलेटेड है किसके साथ? आपकी आरबीसीज की डेफिशिएंसी के साथ। और आरबीसीज नहीं होंगे तो क्या ब्लड होगा? ब्लड सेल्स में मेन कंपोनेंट ही आरबीसी है आपका। तो इसलिए तीनों डेफिनेशन जो है वो दुरुस्त होती हैं। ठीक है, अच्छा, न्यू प्लास्टिक डिजीज बच्चे, ये सेल्स की जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिस तरह ट्यूमर्स बन जाते हैं, वो न्यू प्लास्टिक डिजीज होती है। ट्यूमर्स बन जाना, सेल की जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ होने से, मतलब एक तरह कैंसर ही आप इसको समझ लें। ठीक है, ट्यूमरस डिजीज होती है जिसमें सेल डिवीजन इंक्रीज कर जाती है। तो अनीमिया में बता रहा था, इसमें ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है। ब्लड डेफिशिएंसी मींस के आरबीसीज का लेवल कम है, आरबीसीज का लेवल कम है, इट मींस के हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। तो यहाँ पे हम इसकी डिवीजन करते हैं न्यूट्रिशनल एनीमियाज की। न्यूट्रिशनल एनीमिया इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हम न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं खा रहे होते, जिस वजह से हमारे अंदर जो है वो आरबीसीज बनना कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाती है।
तो ये MCV जो है एक क्लासिफिकेशन इसकी बेस पे होती है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है? मीन कहते हैं एवरेज को, कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम आरबीसीज का जो साइज है ना उसकी बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, ब्लड डेफिशिएंसी जब भी होगी, ब्लड डेफिशिएंसी, हाँ जी, अनीमिया हम उसको कह सकते हैं। अमूमन ये होता है जब भी ब्लड डेफिशिएंसी होगी ना, तो अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और आरबीसी का लेवल डिक्रीज होना बेसिकली एचपी का कम होना भी है, ठीक है। तो नॉर्मल जो टेस्ट हम करवाते हैं उसमें भी हम एचपी का टेस्ट ही करवाते हैं अनीमिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए। आपको जब आप क्लिनिकल लाइफ में आएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि हम एचबी का टेस्ट करवाते हैं। और ये इसका नॉर्मल लेवल जो है, किसी को पता है इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है? कोई बच्चा बताना चाहे सर चैट के अंदर। हाँ, 12 to म्यूट। 14। एचबी का नॉर्मल लेवल किसी को पता हो? 12 to 16, वेरी गुड, बिल्कुल दुरुस्त है जी। जी 12 to 14 भी ठीक है, 15 भी ठीक है। बेसिकली हम रेंज में बात करते होते हैं हमेशा, ठीक है। तो 12 to 16 जो है ये नॉर्मल रेंज है आपकी। बच्चों के अंदर जो है वो एचबी, जी मेल्स के अंदर भी कम, मेल्स के अंदर कम होती है एचबी जो है नॉर्मली, बल्कि सॉरी मेल्स के अंदर ज्यादा होती है। मेल्स के अंदर ज्यादा होती है क्योंकि इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, ये आरबीसीज की सिंथेसिस करवाता है। फीमेल के अंदर कम होता है, आपको याद होगा फीमेल के अंदर 4 से 4.5 मिलियन होते हैं, जबकि मेल्स के अंदर 5 से 5.5 मिलियन होते हैं, ठीक है। मेल्स के अंदर ज्यादा होती है एचबी, फीमेल्स के अंदर कम होती है, और रीजन क्या होती है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो ये आरबीसी सिंथेसिस करवाता है। तो बात जो है बेसिकली मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है उसकी हम कर रहे थे कि आरबीसी के साइज की बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं इसको, माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया। कि आरबीसी का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और नॉर्मल भी हो सकता है, और उसके बावजूद भी आपको एनीमिया हो सकती है। तो अगर तो छोटा होगा आरबीसी का साइज, जैसे कि माइक्रोसिटिक एनीमिया, वो कब कब होता है? फीमेल्स के अंदर नॉर्मली ये होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, हॉस्टलाइट्स के अंदर ये नॉर्मली होता है आयरन डेफिशिएंसी, कॉपर डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी इन पायरोडॉक्सिन, ये विटामिन B6 है, इसकी डेफिशिएंसी से भी आपके अंदर अनीमिया हो जाता है। रीजन इसकी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम बाकी विटामिन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि पायरोडॉक्सिन जो है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रही होती है, कॉपर जो है वो एंजाइम्स का पार्ट होता है, और आयरन जो है ये लास्ट स्टेप जो होता है ना हीम सिंथेसिस का, वहां पर आयरन की इनकॉर्पोरेशन होती है, तब जाके हीमोग्लोबिन बनती है। तो जब ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। और एमसीवी की जो नॉर्मल रेंज है वो 80 से 100 होती है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम की जो रेंज होती है वो 80 से 100 होती है। ये फिजियोलॉजी के अंदर आप अनीमिया की क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर ये लिखा नहीं हुआ एमसीवी की बेस पे, ये गेनोम के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। तो ये आप वहां से कर लें या फिर ये लिपन कॉर्ड से कर लें, ये आपकी चॉइस होगी फिजियोलॉजी के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये ऐसी क्यों आता है हम हर दफा, ठीक है। तो 80 से कम होगा साइज तो उसको हम माइक्रोसिटिक एनीमिया कहेंगे, 100 से अबव होगा तो उसको हम मैक्रोसिटिक एनीमिया कहेंगे। तो हमने उस दिन विटामिन B12 के अंदर कहा था कि मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, तो वो बेसिकली मैक्रोसिटिक एनीमिया को मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए नहीं बन रहा होता तो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो सेल एबनॉर्मल साइज उसका, सेल जो है वो एबनॉर्मल, उसका जो साइज है वो एबनॉर्मल हो जाता है, शेप भी एबनॉर्मल हो जाती है और साइज भी एबनॉर्मली हाई हो जाता है, जिस वजह से ये मैक्रोसिटिक एनीमिया इसको हम कहते हैं। तो ये विटामिन B12 और विटामिन B9 दोनों की डेफिशिएंसी से होता है। अब नॉर्मोसिटी क्या होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो, जैसे कि आपने मेरिस्मस पढ़ी थी एक डिजीज, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन के अंदर, तब भी जो है आपको अनीमिया हो सकती है। तो ये अनीमिया की क्लासिफिकेशन थी, इसको आपने याद करना है, ठीक है। इसकी रीजंस क्या होती हैं वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब जस्ट एक चीज रह गई हमारे पास, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का हमने उस दिन जिक्र किया था विटामिन B12 के अंदर। लास्ट चीज जो है हमारे पास, अगर टाइम कम है तो जस्ट हम आज यही पढ़ेंगे। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी होते हैं, NTDs, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब बच्चे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होते हैं? जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये इसके डिफेक्ट्स होते हैं, ये आप एमब्रियो के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्पाइना बाइफिडा होती है, स्पाइना बाइफिडा वो डिजीज है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है, बाइफिडा मीन टू, उसके जो आपके पीछे वर्टिब्रा होता है ना वो फ्यूज नहीं होता, फ्यूज ना होने की वजह से उसके दो किनारे बन जाते हैं, उसको स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड सम टाइम जो है वो अंदर ही रहती है, सम टाइम बाहर आ जाती है, बॉडी से बाहर। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी कमर पे वो स्पाइनल कॉर्ड के गुच्छे बने होते हैं,
तो ये बड़ी अजीब सी एक डिजीज है, आप इसकी गूगल करके डायग्राम देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। और एनसेफली, एन मीन नॉट एनसेफली हेड को कहते हैं। तो हेड भी समटाइम एब्सेंट हो सकता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से बच्चे का हेड ही नहीं बनता। तो ये दो डिजीजेस जो हैं वो फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, ठीक है। इस वजह से जो मैंने स्टार्ट में बताया कि जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको आयरन की सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, साथ में फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये ना दिए जाएं और फीमेल के अंदर जो है वो इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो, तो बच्चा जो है उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी, उसका नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होगा, ठीक है। सम टाइम उसका हेड ही नहीं बनेगा, वो हेड के बगैर पैदा होगा, ठीक है। या फिर अगर उसका हेड बन गया तो उसको स्पाइना बाइफिडा हो सकती है, उसकी वर्टिब्रेस फ्यूज नहीं करेंगी और उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सारी बॉडी से बाहर एक्सट्रूड कर जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली जो है ये कब दिया जाता है? बिफोर कंसेप्शन, यानी जब फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। ये आप समझ जाए बिफोर कंसेप्शन जो है। तो इसके अलावा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ट्राइमेस्टर जो है ना, जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है ना, गेस्टेशन एज जो होती है, क्योंकि 9 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ्स को जो है ना तीन तीन महीनों की ड्यूरेशन के अंदर डिवाइड किया होता है। तो 3 में डिवाइड डिवाइड करें 9 मंथ्स को, तो वो 3 मंथ का ड्यूरेशन बनता है। तो 3 मंथ के ड्यूरेशन को हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है पहले 3 माह, सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो अगले 3 माह होते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो फाइनल जो 3 मंथ्स होते हैं उसको कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर या फिर बिफोर कंसेप्शन, कंसेप्शन कहते हैं जब फर्टी एग जो है स्पर्म ने एग को फ्यूज करना होता है, उसको कंसेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो बिफोर कंसेप्शन दिया जा सकता है या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, और देना कितना होता है? 0.4 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से फॉलिक एसिड आपने देना होता है। और यूएस के अंदर तो जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो डाइट्स के अंदर इसको शामिल किया हुआ है। मतलब गवर्नमेंट जो है उसने लॉ पास किया हुआ है कि जो डाइट बेकरीज बनती हैं या जो भी फूड्स वहां पे बनते हैं ना, उनके अंदर पहले से ही है ना वो ऐड कर देते हैं फॉलिक एसिड को, ताकि लोगों को पता भी ना चले। जिस तरह हमारे यहाँ आयोडीन जो है नमक के अंदर जो है आयोडीनाइज जो है नमक यूज किया जाता है, इसी तरह उनकी डाइट के अंदर फॉलिक एसिड ऐड किया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हम जो है फॉलिक एसिड जो है वो डाइट्स के अंदर ऐड करवाएं, ठीक है। लेकिन ये हमारी जो है बस हाल ही ऐसा है हमारी गवर्नमेंट का, ठीक है। तो कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह आयोडीन जो है, बल्कि लोग जो है आयोडीन के हवाले से भी कहते हैं जी आयोडीन वाला नमक जो अगर हम खाएं तो हम इनफर्टाइल हो जाएंगे। तो ये सारी मिथ्स हैं। कुछ हमारा मुआशरा भी वैसा है, ठीक है, और कुछ जो है हमारी गवर्नमेंट के भी हालात वैसे हैं, ठीक है। ना हम ठीक होना चाह रहे हैं, ना हमारी गवर्नमेंट हमें ठीक करना चाह रही है। तो बहरहाल ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप जो है पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ ना आई हो, कुछ रिपीट करना हो, ठीक है। और ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, विटामिन B12 और विटामिन B9, ठीक है। चलिए क्लास का टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। अल्लाह हाफिज।